औरतों का जो राइट है, औरतों का ये राइट है कि उनकी गिरफ्तारी आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज नहीं हो। हमारे संविधान ने हमको कुछ अधिकार दिए हुए हैं, अधिकार के साथ साथ उसके साथ साथ जहाँ पे राइट्स हैं वहाँ पे हमारे साथ ड्यूटी भी एसोसिएटेड है। एक चीज़ तो और भी जानकारी दे दूँ कि एफआईआर लॉन्च करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आवेदन दें, आप टेलीफोन पे भी जाते हैं, आप बताते हैं तो उसकी भी उसको रजिस्टर करना पड़ता है। तो दीवानी वाद हो या फौजदारी आपराधिक कोई मामला उसके साथ आपराधिक घटना कोई घटित होती है तो जाहिर सी बात है वो उसके महिलाओं के लिए अब जरा सोचिए कि महिला है, कोई महिला के लिए वो करोड़पति भी है तो वो अगर जाएगी तो उसके लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट एक विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है। विक्टिम कंपनसेशन सबसे पहले इसकी जानकारी सब लोगों को होनी चाहिए कि सारे केसेस में पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। एफआईआर लॉन्च होने के बाद उस एफआईआर को 24 घंटे के अंदर कोर्ट को सुपुर्द करेगी। नमस्कार, आदाब। संवाद के इस विमर्श परामर्श एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज आलम। आज जिस विमर्श परामर्श का जो हमारा विषय है वो विषय कानून से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है जब कानून से संबंधित विषय होगा तो हम इसके लिए किसी ऐसे शख्स से मिलेंगे जो कानून का जानकार हो। और ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो न्यायिक सेवा के एक बड़े ओहदे पर फिलहाल हैं। हमारे साथ हैं अनवर शमीम साहब। गर्व की बात यह है कि अनवर शमीम इस ज़िले के ही निवासी हैं। मूल रूप से फॉरबिसगंज के प्रखंड के पुरंदहा गांव के रहने वाले हैं और फिलहाल ये बेगूसराय में ACGM फर्स्ट और कम सब जज फर्स्ट के ओहदे पर हैं। अनवर शमीम ने जोकी हाई स्कूल से मैट्रिकुलेशन किया, फिर अलीगढ़ से इतिहास में ऑनर्स की पढ़ाई की, भागलपुर से लॉ किया और फिर 2007 में इन्होंने न्यायिक सेवा में इनका चयन हुआ और इनकी पोस्टिंग एज ए सिविल जूनियर जज हुई पहली बार। और ये तरक्की करते करते फिलहाल बेगूसराय में ACGM फर्स्ट कम सब जज फर्स्ट हैं। तो अनवर साहब, आपका द संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत इसलिए भी कि आपका वक्त बहुत कीमती है और आपने द संवाद के लिए समय निकाला। और जिस विषय पे हम बात करेंगे हमको लगता है कि आप जैसे ही किसी व्यक्ति की हमें तलाश थी। इनफैक्ट लिटरेसी को लेके बहुत तरह की बातें होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और बहुत सारे लोग लिटरेसी मूवमेंट से जुड़े होते हैं, लेकिन एक शब्द आता है लीगल लिटरेसी। राइट। तो जहाँ तक हमारी जानकारी है कि जब देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, तो 1961 में एडवोकेट एक्ट बना। राइट। और 1995 में नवंबर में शायद NLSA नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कंस्टिट्यूट हुई। तो इसकी सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे इसकी ज़रूरत क्या है। जब एक कानूनी कोई मसला आता है तो उसके लिए वकील हैं, कोर्ट है, एक आदमी वकील के पास जाएगा, वकील के पास जानकारी ही वो उसका मुकदमा लड़ता है। नॉर्मली तौर तरीका यही है। जी हाँ। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई कि आम लोगों को कानून की जानकारी होनी चाहिए, और किस तरह के कानून की जानकारी आम लोगों को होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ संवाद की टीम को, प्रवेश साहब, और मुझे बुलाने का जो आपने अवसर दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। जो आपने प्रश्न पूछा है कि इस
लीगल लिटरेसी की आवश्यकता क्यों पड़ गई? जी सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं परवेज साहब को कि हम सभी जानते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। नो एक्सक्यूज। अच्छा। अब इफ एनी ऑफेंस इज कमिटेड हाँ, ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड, तो उसके लिए कोई माफी उसके नहीं। लिए कोई माफी नहीं है। मतलब अगर आप कानून नहीं जानते हैं जी हाँ, और अपराध होता है आपसे, अपराध होता है तो उसके लिए आप दोषी ठहराए माने जाएंगे। अच्छा। सपोज एक उसको एक बिल्कुल लेमैन्स टर्म में इस तरह से समझ लीजिए कि एक आदमी कोई आता है इंग्लैंड से, जी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड वहां परमिसिबल है कि आप कैरी कर सकते हैं, बट इंडिया में वो परमिसिबल नहीं है। जी वो बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट वो गोल्ड कैरी करके लाता है। तो जैसे ही वो एयरपोर्ट पे आएगा उसको कस्टम वाले उसको अरेस्ट कर सकते हैं यहाँ के कानून की, यहाँ के कानून के मुताबिक। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यहाँ के कानून के मुताबिक। वहाँ आप ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते हैं कि मुझे तो ये जानकारी ही नहीं थी भाई, अच्छा इंग्लैंड में था। सपोज एक और उसको दूसरे टर्म पे फिर समझ लीजिए कि बिहार में पिछले दिनों नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने एक एक्साइज एक्ट लाया, जो समझ रहे हैं, शराबबंदी का कानून। जी प्रोहिबिशन एक्ट, प्रोहिबिशन है जी, है ना। तो जिसमें शराबबंदी को अवैध शराब पीने को, कारोबार को सबको अवैध करार दिया गया जी एक एक्ट के तहत। तो अब एक आदमी वो आता है, दिल्ली से चला, वहाँ प्रोहिबिशन नहीं है, वो आया अपने पास, वो खुद भी पिया हुआ था और उसने अपने बैग में भी रखा हुआ था जी, और वो यहाँ एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे वो उतरता है। पुलिस उसको चेक करती है, तो वो ये एक्सक्यूज नहीं ले सकता है क्या कि नहीं मुझे तो मालूम ही नहीं था जी कि ये चीजें बंद कर दी गई हैं, प्रोहिबिटेड, कानूनी तौर पे बंद है। कानूनी तौर पे। ये मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जिस दिन ये एक्ट लागू हो। तो बुनियादी तौर पे ये है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अफसोस की बात ये है हमारे देश में इसका हमको पर्पस समझना पड़ेगा कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। यही हम अपने दर्शकों तक समझाना चाह रहे हैं। हाँ, यस, दर्शकों तक हम ये बात आपको पहुंचाना चाह रहे हैं मैं एक भूमिका दे रहा था ताकि उसकी बात समझ में आ जाए कि वो है क्या, वो कौन सी चीज़ है। तो बुनियादी तौर पे देखिए, आप ये समझते होंगे कि किसी परिवार को चलाने के लिए भी एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है, एक नियम कायदे कानून की आवश्यकता होती है जी। एक परिवार के अंदर भी। जब एज ए सिटीजन ऑफ ए नेशन और जब एक लॉ है, रूल है, प्रिजम्पशन है कि हम यहाँ के कानून को जाने। अब ये तो वेल नोन है ना कि हमारे संविधान ने हमको कुछ अधिकार दिए हुए हैं। अधिकार के साथ साथ उसके साथ साथ जहाँ पे राइट्स हैं वहाँ पे हमारे साथ ड्यूटी भी एसोसिएटेड है जी, ठीक है। तो जिस तरह से एक फैमिली को चलाने के लिए कुछ सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस की आवश्यकता होती है, देश को चलाने के लिए भी कानून की आवश्यकता है। और उस कानून को जानना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन हुआ यह है कि इस देश में आज़ादी के 70 साल के बाद भी एक साइजेबल पोर्शन जो है पॉपुलेशन का वो इलिटरेट है, असाक्षर है। और साक्षर भी जरा सोचिए कि उसके साथ भी क्या आयरनी है कि साक्षर हम उसको मानते हैं जिसको सिर्फ दस्तखत करना आता है, हस्ताक्षर करना आता है। हाँ, ऐसे भी ये कंसेप्ट अब बदला है थोड़ा।
जी बदला है, लेकिन फिर भी एक एक टाइम तक ये था कि जो दस्तखत कर लेगा वो साक्षर माना जाएगा। एक साइजेबल पॉपुलेशन अभी भी इलिटरेट है, असाक्षर है। और हम ये अच्छा कानून का प्रिजम्पशन ये है क्या कि बात यू आर सपोज टू नो द लॉ ऑफ द लैंड, तो वो कानून कैसे हम ये एक्सपेक्ट करेंगे उससे कि वो जानेगा। तो ये एक देश के इंस्टीट्यूशन की, देश की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उस तक कानून की जानकारी बुनियादी पहलुओं को, यही मेरा कहना था कि उन तक पहुंचा दी जाए। अब उनको उन तक पहुंचाने का मीडियम क्या होगा, तो उसमें तब आई किसकी बात, एक नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एस्टेब्लिशमेंट, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार। तो वो नेशनल लेवल से लेके तालुका लेवल तक इंस्टीट्यूशन काम करती है। डिस्ट्रिक्ट, उसी में स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जिसमें क्या है कि जो अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइम टू टाइम कैंप करके अपने क्षेत्र में, अपने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के माध्यम से, तो अपने डिस्ट्रिक्ट में हर एक ब्लॉक लेवल पे जाके लीगल अवेयरनेस कैंप लगाएं, लोगों को कानून की बुनियादी बातों को बताएं, उनके अधिकार को बताएं जी। तो ये एक तरह से काम चल रहा है, जिसमें अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी भी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मान लीजिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ मैं, कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बातें तो बड़ी बड़ी हो रही हैं कि ये होना चाहिए कि भाई हर एक लोगों को अपना अधिकार के बारे में पता होना चाहिए, उनको अपने कर्तव्यों के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन वो पता हो कैसे, तो उसके लिए ठीक है एक लीगल सर्विसेज, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हो या नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हो, वो अपने तौर पे जितना काम करती है वो कर रही है। लेकिन उसको बेसिक्स से एक बच्चे को पता होना चाहिए, वो एजुकेट लीगल एजुकेशन, मतलब एजुकेशन सिस्टम में शुरू से ही, मैं कहना चाह रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में उसको शुरू ही से इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए, लीगल एजुकेशन को। ये एक बहुत अहम पहलू है कि ताकि वो एक बच्चा, हम ये नहीं कह रहे हैं क्या कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग नर्सरी स्कूल से क्लास से उसको स्टार्ट कर दीजिए। ऑफ कोर्स एक सर्टेन मैच्योरिटी आने पे उसको पता होना चाहिए। जब आप उसको पढ़ाते हैं तो लीगल एजुकेशन का भी एक करिकुलम में वो इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, तो ताकि वो अप टू 10th या 11th 12th तक पहुँचते पहुँचते कम से कम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियादी बातों को वो समझ सके। अच्छा, ये जो डिस्ट्रिक्ट में विधिक सेवा प्राधिकार है, तो क्या कोई गैर सरकारी संगठन को ये सहयोग कर सकते हैं कि इस लीगल अवेयरनेस को फैलाने में? बिल्कुल, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का पर्पस ही यही है कि वो जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, छोटी छोटी चीज़ें, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंडिविजुअल्स जाके उसको, जो मान लीजिए ठीक है, ऑफ कोर्स एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का पर्पस क्या है, देखिए एक आदमी क्या है कि वो ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण, अब वो है क्या कि सपोज उसके साथ कोई घटना घट जाती है, चाहे ये क्रिमिनल ऑफेंस हो या सिविल ऑफेंस हो, समझ रहे हैं ना,
चाहे तो दीवानी वाद हो या फौजदारी अथवा आपराधिक कोई मामला फौजदारी उसके साथ आपराधिक घटना कोई घटित होती है, तो जाहिर सी बात है वो उसके एक प्रोसीजर है, वो जाएगा। आप तो हम सब जानते हैं कि वो किसी के साथ अगर कोई आपराधिक मामला होता है, कोई घटना होती है, तो उसको सबसे पहले थाने जाना है। थाने में मान लीजिए कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर उसको एसपी के पास जाना है, एसपी के साथ के पास आवेदन देना है। वहाँ भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है तो उसको एक वाद पत्र दाखिल करता है न्यायालय में आके, कंप्लेंट केस, जो एक सीआरपीसी में हमारा दंड प्रक्रिया संहिता जो है उसमें उसके प्रावधान दिए गए हैं। लेकिन ड्यू टू इग्नोरेंस, अनभिज्ञता के कारण, लेकिन इतना तो है कि एक संस्था है जहाँ पे वो संस्था वही डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। वो क्या करती है कि उसके लीगल वॉलंटियर्स, हर एक गांव में लीगल वॉलंटियर्स की नियुक्ति करते हैं वो। अच्छा, जिला विधिक सेवा प्राधिकार जो है हर एक गांव में ये उनको करना है? नहीं है, अभी है, एग्जिस्टेंस में है। अच्छा जी, वो पारा वॉलंटियर्स, लीगल वॉलंटियर्स जो हैं वो पीएलवी कहलाते हैं। अच्छा। पारा लीगल वॉलंटियर्स। अच्छा, वो हर गांव में पीएलवीज का उनको करना है, उनको वो रहते हैं। अच्छा, वो काम करते हैं उनके तहत। हाँ, ये शायद बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी हमारे दर्शकों में कि ऐसा, हाँ, बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उन तक वो बात पहुंचे कि हर एक गांव में पारा लीगल वॉलंटियर्स वो काम कर रहे होते हैं। अब वो क्या करेंगे कि उनको लीगल हेल्प पहुंचाएंगे। अब वो मैटर को लेके जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो सेक्रेटरी महोदय होते हैं, वो भी एक जज होते हैं। हाँ। उनकी नियुक्ति होती है वहाँ, उनके मेंबर्स होते हैं। वो जुडिशियल वर्क एज ए जज कोई काम कोर्ट नहीं करते हैं, बस नॉर्मल काम करते हैं। और उनके पैनल ऑफ एडवोकेट्स भी होते हैं। पैनल ऑफ एडवोकेट्स होते हैं जी। तो वो वहाँ गए, उनके पास पहुँचे, उनके मैटर्स को लेके, और अकॉर्डिंगली वो उनको रेफ़र करता है थाने पे। वो भेजेंगे उसको, और वहाँ से थानेदार उसका एफआईआर दर्ज करेगा। अगर दीवानी वाद है कोई तो न्यायालय में, संबंधित न्यायालय में उसका मामला को भेजा जाएगा। और अगर वो सक्षम नहीं है कोई अधिवक्ता नियुक्त करने में, ये मैं पूछना चाह रहा था कि अगर वो आदमी गरीब हो तो क्या करें? जी हाँ, वो अगर गरीब है, सक्षम नहीं है, तो उसके लिए प्राधिकार अधिवक्ता नियुक्त, जो पैनल लॉयर्स हैं उसमें से अधिवक्ता नियुक्त किया जाएगा। अच्छा, उनके लिए, जो उनके बिहाफ में वो केस लड़ेंगे। ये कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार को कि मैं आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं हूं कि मैं खुद से वकील नियुक्त कर पाऊं? देखिए, वो तो जब जाते हैं तो वो एक सर्टेन प्रोसीजर है। अच्छा। तो उससे आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांगेंगे। अब मुखिया और जो जनप्रतिनिधि होता है उसको सर्टिफाई करेगा कि हाँ ये गरीबी रेखा से नीचे है, ये सक्षम नहीं है। एक महिला है, हाँ, महिलाओं के लिए अब जरा सोचिए कि महिला है कोई, महिला के लिए वो करोड़पति भी है, तो वो अगर जाएगी तो उसके लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे भी सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन मान लीजिए एक दीवानी वाद लाया किसी ने, आपको सबको पता है, आपके दर्शकों को भी ये मालूम होना चाहिए कि दीवानी वाद लाने के लिए एक सर्टेन कोर्ट फी लगता है। हाँ। जो सरकार के खजाने में जमा होती है। हाँ। वो रकम जाती है, लेकिन वो सक्षम नहीं है। उसका अपर लिमिट 50,000 तक है जी। लेकिन वो अगर सक्षम नहीं है, कहाँ से लाएगा? तो उसके लिए वो आवेदन देंगे, वहाँ परिवादी आवेदन देगा जी, परिवादी आवेदन देगा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में, या इवन कोर्ट में अगर प्रेयर करता है वो कि मेरे पास पैसे कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैपेबल नहीं है, हम सक्षम नहीं है कि उसके कोर्ट फी दे पाएँ, तो उस मामले को संबंधित न्यायालय वहाँ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को भेजेगा। और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी उसको, उसके सेक्रेटरी महोदय एक
इंक्वायरी करके, एक फॉर्मल सी इंक्वायरी, एक प्रोसीजर है, उसको करते हुए उसको फिर संबंधित न्यायालय में उसको भेज देंगे, तो उसको कोई खर्च नहीं लगना है। और एक महिला अगर है, हाँ, अब ये है क्या कि महिला अगर है तो अगर मान लीजिए कोई रेप विक्टिम है, एसिड अटैक विक्टिम है, या अगर कोई अन्य अपराध हुए हैं उसके साथ, तो अगर वो आती हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल अथॉरिटी हर तरह की सहायता प्रदान करेगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके दर्शकों को पता होना चाहिए, आपके माध्यम से मैं उन तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि एक विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम जी, ये क्या है? विक्टिम कंपनसेशन स्कीम ये है कि मान लीजिए कोई किसी के साथ कोई घटना घटती है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए सीआरपीसी में सेक्शन 357A में प्रावधान दिए गए हैं। ये पता नहीं होता है, वो कॉम्पनसेशन लाखों में हो सकता है, ये कोर्ट के विवेक पे निर्भर करता है। साथ ही साथ ये डिस्क्रिप्शन है कोर्ट का कि वो कैसे उसको जज करता है। तो ये उसको विक्टिम को मिलता है। रिहेबिलिटेट करने का प्रावधान है, रिहेबिलिटेशन का प्रोविज़न है। तो ये सारे प्रावधान हैं जिसके लिए ये पूरा स्कीम है उसका। हम ये चाहेंगे कि ये जो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है, इसको थोड़ा सा विस्तार से आप बताइए कि किन के लिए है ये, मतलब किस तरह के क्राइम के लिए, या किस तरह के विक्टिम होगा जो इसका लाभ उनको मिलेगा। यस, मैं बता देता हूँ। सबसे पहला, कोई रेप विक्टिम है, किसी महिला के साथ बलात्कार की घटना घटती है, उसका केस अगर कोर्ट में जाता उसका केस कोर्ट में जाता है और वो प्रोसिक्यूशन जो है साबित कर देता है क्या कि हाँ इसके साथ ये घटना घटी, तो दोषी को तो सजा होगी, लेकिन विक्टिम को क्या मिला? हाँ, मतलब विक्टिम को भी कुछ मिलता है, ये प्रावधान है। विक्टिम को वही प्रावधान है। ये न्यायालय को डिसाइड करना है कि इसमें जो विक्टिम है उनको कितना मिलना चाहिए, पैसा इन टर्म्स ऑफ मनी मिलना चाहिए ना। आर्थिक सहायता तो मिलनी चाहिए उसको। आर्थिक सहायता देने का क्या प्रोविज़न हो सकता है? ये तो सीआरपीसी में दिया हुआ है कि उसको आर्थिक सहायता मिलेगी। इवैल्यूएट करने का काम अब उनका है। अब वो करेंगे क्या कि उसको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को भेज देंगे और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक अपना उसकी फॉर्मल सी इंक्वायरी करके कि कितना मिलना चाहिए और उसको कैसे रिहेबिलिटेट करना है, तो अकॉर्डिंगली वो काम करेगी। इन प्रैक्टिस ये है क्या? इन प्रैक्टिस बिल्कुल है। अच्छा, होता है, हमारे यहाँ होता है, हमने खुद कईयों को भेजा है। ये कहाँ से उनको पैसा मिलता है? ये मतलब जुडिशरी से मिलते हैं, ये सरकार देती है? दो तरह की चीज़ें हैं। अब कोर्ट ये डिसाइड करती है कि उसको, मान लीजिए एक दोषी को अपराध सिद्ध होने के पश्चात, दोष सिद्ध होने के पश्चात उसको जब सज़ा दी जाती है, सज़ा में ही प्रावधान है कि उसको इतने साल कैद की सज़ा होगी, साथ ही इतने का जुर्माना, आर्थिक अर्थदंड का प्रावधान है। अर्थदंड में अब मान लीजिए कोई एक्यूज्ड है, वो आता है क्या कि दिखता है कि भाई ये तो पैसे वाला है, इसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी है, तो 5 लाख 10 लाख कर सकते हैं। तो उसमें से एक सर्टेन अमाउंट, अच्छा, वो जो आर्थिक दंड उस पे लगाया जाता है, यस, उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो है, सर्टेन परसेंटेज नहीं, उसमें से मान लीजिए 5 लाख अगर करता है तो 10,000 अगर सरकार के खाते में जमा होगा तो 4,90,000 रुपये उसको विक्टिम को मिलेगा। अच्छा, ये एक और लेकिन अब ये बताइए कि लेकिन एक्यूज मान लीजिए वो गरीब है खुद ही, ठीक है, उसकी आर्थिक स्थिति उसकी इतनी अच्छी नहीं है कि वो उसको दंड लगाया जा सके, कंपनसेट कर सके। उस मैटर को फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को भेजते हैं
और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी उसको फिर इंक्वायरी करके गवर्नमेंट के तरफ से उसको कॉम्पनसेशन, यानी गवर्नमेंट के पास इसका प्रोविजन है, जी, ये फंड है ऑलरेडी, गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी है। ये एक बहुत अच्छी जानकारी है जो हमको लगता है कि काफ़ी कम दर्शकों को ये बात मालूम थी। तो एक चीज़ और हम ये जानना चाहेंगे अनवर साहब के, महिलाओं के लिए ख़ास तौर पे क्या सुरक्षा कानून देती है, जैसे कि उनके अरेस्टेशन को लेकर के किसी मामले में कब उनको अरेस्ट किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता, कब उनके घर पे पुलिस पहुंच सकती है, कब नहीं पहुंच सकती है, तो इसको लेके क्या है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और ये ज़रूर जानकारी होनी चाहिए कि अरेस्ट का क्या प्रोविज़न है, अरेस्ट का प्रोसीजर क्या, प्रोविज़न क्या है, प्रोविज़न क्या है और प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले इसकी जानकारी सब लोगों को होनी चाहिए कि सारे केसेस में पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। जानकारी के लिए मैं बता दूं आपके दर्शकों को कि दो तरह के अपराध होते हैं, एक बेलेबल ऑफेंस कहलाता है, दूसरा नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस में बेल उसका राइट है, जिसमें पेटी ऑफेंसेस होते हैं, जो जिसमें कोई मान लीजिए हल्की फुल्की बाती हो गई, नोक झोंक हो गया। एक है क्या कि कुछ जघन्य टाइप का अपराध हो गया, किस्म का अपराध हो गया। तो इसी तरह से दो कैटेगरी में बांटा गया है, उसकी अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग है। उसी के साथ साथ दो एक और महत्वपूर्ण पहलू है, संज्ञेय अपराध और संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो है, वो अपराध हैं, वो ऑफेंसेस हैं जिसमें पुलिस को विदाउट एनी वारंट ऑफ द कोर्ट उसको गिरफ्तार करने का पावर है। अगर वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है, ये डिसाइड करेगी पुलिस नहीं करेगी, ये लॉ है, सीआरपीसी ने बता दिया है आप बताइए कि एक आदमी ये धाराएं कॉग्निजेबल है, नहीं ये धाराएं नॉन कॉग्निजेबल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन जब पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज किया जी, वो कौन सी धारा लगाएगा ये तो उसके डिस्क्रिप्शन पे है, उसके नहीं बिल्कुल उसके डिस्क्रिप्शन पे नहीं है, अपराध की प्रकृति पे निर्भर करता है कि वो धाराएं कौन सी लगेंगी, और ये धाराएं लगनी है। और उसमें भी कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस, कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। और उसमें पुलिस के पास भी, ये लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि पुलिस के पास भी, अच्छा ये सबसे दुखद पहलू यह है कि बहुत सारे जो हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के जो अधिवक्ता महोदय हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ें की जानकारी नहीं हो पाती है। तो आम आदमी से हम कैसे ये उम्मीद करें कि उनको सारी चीज़ों की जानकारी होगी। लेकिन मोटे मोटे तौर पे हर एक आदमी को पता होना चाहिए कि ये हमारा अधिकार है। पुलिस आपके घर में सनसेट के बाद, चाहे अपराध कोई भी रहो, अपराध, हाँ ऑफ कोर्स अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है, अपराध की प्रकृति पर। हाँ, अगर आपके घर में पर्दानशी लेडी हैं, औरतें हैं, वो टर्म है पर्दानशी औरतें, नहीं हम तो हर महिला को पर्दानशी मानेंगे। हाँ, हर महिला को ही पर्दानशी मानेंगे जो घरों में है। हाँ, घरों में पर्दानशी मानेंगे। तो पर्दानशी औरतें हैं तो उनको आपके घर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। प्रवेश करेंगे तो फिर समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्ति के को लेके आएंगे, उनकी गवाही होगी, उनके चश्मदीद होंगे, वो उनके सामने वो प्रवेश करेंगे। और औरतों का जो राइट है, औरतों का ये राइट है कि उनकी गिरफ्तारी आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज नहीं होगा, irrespective of the crime, yes, irrespective of the crime। मतलब अपराध की प्रवृत्ति या जो भी हो, लेकिन जो भी हो उसकी गिरफ्तारी सनसेट के बाद नहीं होगी। अच्छा, और सनराइज के बाद ही होगी, सनराइज के बाद ही होगी। ये और उसके लिए महिला पुलिस आएगी साथ में,
किसी महिला की गिरफ्तारी के लिए ज़रूरी है कि महिला पुलिस हो। जी, और महिला की गिरफ्तारी भी होगी तो फिर उसको उसी, देखिए प्रिजम्पशन ये है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ ये है कि अगर आपके विरुद्ध कोई अपराध के का मामला लाया गया है तब तक आप अपराधी नहीं है जब तक वो दोष सिद्ध नहीं हो जाता। प्रिजम्पशन है इनोसेंस का, एवरी एक्यूज इज इनोसेंट अनलेस अनटिल हिज गिल्ट इज इस्टेब्लिश्ड। तो गिल्ट उसका कैसे इस्टेब्लिश होगा? उसके लिए तो प्रावधान बने हुए हैं, कोर्ट में उसकी गवाही होगी और फिर कोर्ट उसका एविडेंसेस होंगे, कोर्ट निर्णय करेगा कि ये दोषी है अथवा नहीं है। ये जीआर केस किसको कहते हैं आप लोग? कोर्ट में जनरल रजिस्टर होता है। अच्छा। जो भी पुलिस केस होती है वो, जब आप ये भी जानकारी में होनी चाहिए कि पुलिस एफआईआर लॉन्च होने के बाद उस एफआईआर को 24 घंटे के अंदर कोर्ट को सुपुर्द करेगी। कोई भी क्राइम हो, कोई भी अपराध वो अपराध जिसमें एफआईआर लॉन्च होता है। सारे अपराध में एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकता है। नहीं, इसको तो हम क्लेरिफाई करना चाहेंगे कि ये बार बार आप 2 बार दोहरा चुके हैं इस बात को कि सारे अपराध में एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकता है। और एक आम आदमी जानता है अगर हम थाने में आवेदन देते हैं तो मेरा एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हो रहा है? यस, एफआईआर लॉन्च इसलिए नहीं होता है कि अगर ये अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है कि ये पुलिस देखती है, चूँकि आप तो जानते नहीं हैं कि ये जो हम आ रहे हैं थाने में, जो आवेदन हमने दिया है, जो घटना घटी है, ये संज्ञेय अपराध है अथवा असंज्ञेय अपराध है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल। सीआरपीसी ने एक रूल लेट डाउन किया है कि सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस का एफआईआर होगा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का एफआईआर नहीं होगा। वो स्टेशन हाउस डायरी कहलाती है, जो सनहा जिसको कहते हैं, जिसको सनहा के तौर पे वहाँ दर्ज करेगी पुलिस। उसके बाद अनुसंधान करेगी पुलिस, अनुसंधान करके अगर पाती है तो फिर एफआईआर में कन्वर्ट कर सकती है। तो उसको पाएगी कि ये हाँ, इसमें तो प्रकृति कुछ और है, ये तो सिर्फ अभी तो मारपीट की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो इसकी इंजरी है, इसने तो सर पे मारा है या वाइटल ऑर्गन पे मारा है, ये तो 307 का मुकदमा बन सकता है। असंज्ञेय अपराध जो है, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध को, अपराध की प्रकृति से मैं आपको समझा देता हूँ, आपके दर्शकों को इससे आसानी होगी। ये मान लीजिए आपने कहा कि वो आया, मुझे मारपीट किया, बस इतनी सी घटना आपने इमीडिएटली आपने ये आवेदन दे दिया। अच्छा, एक चीज़ तो और भी जानकारी दे दूं कि एफआईआर लॉन्च करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आवेदन दें। आप टेलीफोन पे भी जाते हैं, आप बताते हैं तो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा पुलिस को। हाँ, लेकिन शायद बहुत प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। हाँ, यह है कि चूंकि लोगों को जानकारी नहीं होती है कि हमारे अधिकार क्या हैं, तो इसलिए हम करवा नहीं पाते हैं। वरना ये तो सुप्रीम कोर्ट ने तो लॉ लेट डाउन कर दिया है कि हर एक अपराध का जब आप जाते हैं जी तो उसका एफआईआर लॉन्च होना है। हर एक अपराध का एफआईआर लॉन्च होने का मतलब वो कॉग्निजेबल जो सीआरपीसी ने बनाया है। हाँ, ऑफ कोर्स, इवन अदरवाइज वो सनहा तो होगा ही, सनहा तो होगा। स्टेशन यस, पुलिस की ड्यूटी है कि उसको वो रजिस्टर करे, डायरी में रजिस्टर तो करे, चाहे वो एफआईआर करे के शक्ल में करे अथवा वो सनहा की शक्ल में करे, और उसका अनुसंधान करना है। अच्छा, एक जहाँ पर छोड़ा था हमने बात अपनी छोड़ी थी कि अगर एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अगर एफआईआर दर्ज होता है तो उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट भेजना है। गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट का प्रे करना पड़ता है, तब वो गिरफ्तारी होगी या अपने आप वो गिरफ्तार कर सकता है किसी को? पुलिस को यहीं पे अपराध की प्रकृति पे वो निर्भर करता है कि अगर वो संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो संज्ञेय अपराध है, तभी तो एफआईआर होगा। और अब पुलिस को वैसे अपराध में बिना वारंट के उसको गिरफ्तार करने का, अपराधी को गिरफ्तार करने का अधिकार है।
अब वहाँ पे जहाँ पे पुलिस आई गिरफ्तार करने के लिए, तो पुलिस अब वहाँ पे यहाँ पे एक्यूज के अपने राइट्स भी हैं कि जो पुलिस आएगी गिरफ्तार करने के लिए वो यूनिफॉर्म में होना चाहिए, उसके पास उसका जो यूनिफॉर्म है उसका प्रॉपरली नेम प्लेट होना चाहिए। अच्छा अच्छा, ये ज़रूरी है। हाँ, यूनिफॉर्म में आए। यस, यूनिफॉर्म में आए, उसका नेम प्लेट भी होना चाहिए और उसको बताना पड़ेगा कि हमको किस अपराध में तुमको गिरफ्तार कर रहा हूं मैं, और उसकी गिरफ्तारी के समय ये तो मैंने बताया आपको कि कैसे कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं। 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति को बुलाना पड़ेगा जिसके सामने उसकी गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी के लिए एक मेमो ऑफ अरेस्ट तैयार करना पड़ेगा कि इस समय इतने इस स्थान पर इस अपराध में इसकी गिरफ्तारी मैं कर रहा हूँ जी। और मेमो ऑफ अरेस्ट में उसका दस्तखत भी होगा गिरफ्तार करने वाले पदाधिकारी का। अच्छा जी, और वो जिनके सामने उसकी गिरफ्तारी, वहाँ पे भी उसके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए उसकी गिरफ्तारी कहीं दूसरी जगह से होती है तो उसको इमीडिएटली उसको ये बताया जाएगा, पुलिस द्वारा ये बताया जाएगा कि तुम किसको सूचना देना चाहते हो अपनी गिरफ्तारी की, और उसके पास से जो सामान बरामद की जाएगी सर्च में उसकी सीजर लिस्ट बनेगी। अच्छा, उस पे उसके दस्तखत होंगे और उसके समक्ष, जिसके समक्ष ये गिरफ्तारी हुई है और उसकी तलाशी ली गई है और उनकी भी गवाही, ये उनके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, और दूसरी चीज़ ये, इसी के साथ मैं उसको कंप्लीट कर दूं कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट के सामने नहीं, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होगा। ये उसका राइट है विदिन 24 आवर्स। उससे ज़्यादा आप उसको हाजत में नहीं रख सकते। उससे ज़्यादा उसको आप नहीं रख हाजत में नहीं रख सकते। और हाजत में रखने के टाइम भी क्या उसको अपने वकील से बात करने की इजाज़त है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने वकील को बुला सकता है। अच्छा, कभी कभी ये देखा गया है कि प्लेस ऑफ अकरेंस का बहुत इम्पोर्टेंस हो जाता है, घटना स्थल। इसको लेके कभी बहुत विवाद चलता रहता है, ये इस थाना क्षेत्र का घटना है, ये उस थाना क्षेत्र का घटना। तो इसमें एक 0 FIR का भी टर्म आता है, वो क्या है? 0 FIR इसी तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो 0 FIR ये हुआ क्या कि ये पता नहीं चल पाया क्या कि ये घटना यहाँ हुई है अथवा उस आदमी को नहीं पता कि हम किस थाना क्षेत्र में आता है ये हमला हुआ। नहीं, थाना क्षेत्र तो सबको पता है। नहीं, मान लीजिए एक आदमी गया है, मान लीजिए घटना हुई है अररिया थाना क्षेत्र का की है घटना, लेकिन वो इग्नोरेंस में चला जाता है सिमराहा थाना, फर्जगंज थाना। तो फर्जगंज थाना की ड्यूटी है कि उसको रजिस्टर्ड करे, तो उसको 0 FIR कहते हैं। लेकिन वो उसको संबंधित थाने को भेजना पड़ेगा। हाँ, फिर संबंधित थाने में प्रॉपर्ली उसका नंबर पड़ेगा और जो थाना कांड संख्या होता है वो पड़ेगा और उसके अनुसार फिर संबंधित न्यायालय को उसका मामला भेजा जाएगा। ये प्रावधान है जी। अनुभव साहब, ये एक चूँकि ये एरिया जो है एक और चीज़ के लिए बहुत कभी कभी बहुत अक्सर ये घटनाएं घटती रहती हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की घटना है, खास करके महिला तस्करी जो है वो काफ़ी इसके लोग खबरें आती रहती हैं। तो महिला तस्करी को लेकर के कानून में क्या एक्ट्स हैं, क्या प्रावधान है, क्या सज़ा है इसमें? महिला तस्करी तो पर्पस होता है। हाँ, पर्पस होता है कि किडनैपिंग का या अबडक्शन का पर्पस क्या है। एक तो आप करते हैं कि उसके लिए मान लीजिए उसका देह व्यापार करवाने हाँ, ये मेरा कहना ये है कि देह व्यापार को लेकर व्यापार। हाँ, तो ये जघन अपराध की कैटेगरी में ये आता है। ये बहुत सीरियस ऑफेंस है, इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की
तक की सज़ा है, उम्र कैद तक की सजा। उम्र कैद की सज़ा है। वो पॉक्सो एक्ट शायद इसी में आता है। नहीं, पॉक्सो एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अच्छा, वो अगेंस्ट अलग है। सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, हाँ, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन Against अगेंस्ट sexual सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट गलत। वो घटनाएं जिसमें जो विक्टिम है उसकी उम्र 18 साल से कम है, अगर वो किसी महिला, किसी बच्ची के साथ इस तरह की किसी तरह की कोई अपराध होती है, सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, उसको मॉलेस्टेशन से लेके रेप तक की कोई घटना घटती है, तो वो उस एक्ट में पॉक्सो में आता है। लेकिन ट्रैफिकिंग के लिए फिर अलग वो है। ट्रैफिकिंग अगर वो बच्ची है तो वो भी पॉक्सो में आएगा, वो भी आएगा। अगर वो 18 साल से कम की है तो वो ट्रैफिकिंग के लिए हो, बेगिंग के लिए हो, ट्रैफिकिंग प्रोस्टिट्यूशन के लिए हो, बेगिंग के लिए हो, या किसी अन्य पर्पस से अगर उसका किडनैपिंग होता है, अबडक्शन होता है, तो वो अगर वो 18 साल से कम आयु की है तो वो पॉक्सो का कोर्ट अलग है, उसके स्पेशल जज होते हैं जो उसका ट्रायल करते हैं। अच्छा, किन केसेस में स्पीडी ट्रायल्स होते हैं? जो एक शुरू हुआ कि स्पीडी ट्रायल करके जजमेंट दिया जाए, कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें स्पीडी ट्रायल के लिए जिसका सिलेक्शन होता है स्पीडी ट्रायल होगा? स्पीडी ट्रायल देखिए, एक तो ये माना जाता है कि जो रेप के ऑफेंसेस हो रहे हैं, बलात्कार की जो घटनाएं होती हैं, उसमें ये प्रिजम्पशन है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का, कि उसका ट्रायल स्पीडी ट्रायल हो। और बहुत सारे ऑफेंसेस में तो बना दिया गया है कि उसका 6 महीने में ट्रायल कंक्लूड करना है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कुछ हो नहीं पाता है, चूँकि कोर्ट में एक सच्चाई ये है कि हर एक प्रक्रिया के तहत होता है। जो हमारा लीगल सिस्टम है उसमें इतने सारे प्रावधान हैं और एक्यूज़ को भी इतने अधिकार दिए गए हैं जिसमें से समय लगता है, तो वो जो स्टिपुलेटेड टाइम है, टाइम फ्रेम जो दिया गया है सीआरपीसी में या एक्ट में, डिफरेंट एक्ट में, तो उस समय सीमा के अंदर में वो नहीं आ पाता है, हो पाता है ट्रायल उसका कंक्लूड। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें से वो एक समय सीमा, स्पीडी ट्रायल कहने का मतलब ये हुआ क्या कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर उसका ट्रायल हो जाए और जो दोषी है उसको सज़ा मिल जाए। अगर निर्दोष है तो जाहिर सी बात है वो बरी होगा। अच्छा, ये जो आजकल एक चला है लोक अदालत, बड़े मैसिव स्केल पे होता है, तो इसका प्रैक्टिकली कुछ फ़ायदा हो रहा है? केसेस घट रहे हैं कुछ इससे? बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जब भी इस तरह के लोक अदालत, आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर इंटरवल पे लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें ये डिस्ट्रिक्ट, अब तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के ही माध्यम से, पहले तो इस तरह का नहीं था, लेकिन अब तो उसके अंतर्गत ही हो रहे हैं। लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है टाइम टू टाइम। और इसमें देखिए, अपराध सीआरपीसी में अपराध की कैटेगरी को बांटा गया है कि ये कौन से अपराध ऐसे हैं जिसमें, अब एक चीज़ बुनियादी तौर पे मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि अपराध, जब भी कोई घटना घटती है, कोई अपराध किया जाता है, कारित होती है, तो उसमें विक्टिम 2 हैं। एक विक्टिम वो इंडिविजुअल जिसके साथ वो घटना घटी, दूसरा विक्टिम स्टेट है। अच्छा, साथ ही साथ इसीलिए जब हम अपने मैटर को लेके जाते हैं कोर्ट में अथवा थाने में, वहाँ स्टेट हमारे बिहाफ में, विक्टिम के बिहाफ में स्टेट खड़ी होती है। प्रोसिक्यूशन वो स्टेट है जो दोषी को सज़ा दिलाती है। तो लोक अदालत के सीआरपीसी में प्रावधान दिए गए हैं कि वे कौन से अपराध हैं। धारा 320 सब क्लाउज 8 में वो एक पूरी लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से अपराध हैं जो
लोक अदालत के माध्यम से जिनका निष्पादन हो। लेकिन आमतौर पे ये कहा जाता है कि जो सुलहनीयवाद है, वो सुलहनीय, वही मैं बताना हूँ। सुलहनीयवाद कंपाउंडेबल, उसको इंग्लिश में कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं और हिंदी में सुलहनीयवाद कहते हैं। वो सीआरपीसी में पूरी लिस्ट दी गई है जिसमें उसको अधिकार है कि वो उसको सुलह करके उसका निष्पादन कर दे। ये बहुत आसान है, मैं आपके दर्शकों को बताऊं। क्या किसमें क्रिमिनल केसेस का भी होता है? क्रिमिनल ही केसेस का होता है। नहीं, हम लोग ज्यादातर सिविल करके देखते हैं कि किसी के बैंक का कर्ज है, कुछ ये है, उस तरह की चीजें होती हैं। बैंक के जो लिटिगेशंस हैं वो तो इंक्लूड कर दिए गए हैं ताकि वो भी एक तरह से डिस्पोजल हो जाते हैं, जिसमें आपस में वो बार्गेन करके वो लोग अपना डिस्पोजल करा लेते हैं। मेनली उसको अगर क्रिमिनल केसेस के टर्म पे समझिए तो क्रिमिनल केसेस के लिस्ट दिए गए हैं सीआरपीसी के धारा, मैंने बताया आपको 320(8) में कि कौन कौन से वाद सुलहनीय है, जिसमें विक्टिम जो है या प्रोसिक्यूशन जो है, जो इंडिविजुअल है, एग्रीव्ड जो है, वो आएंगे, वो कहेंगे कि हमने ये मामला इनसे राजी खुशी से इनसे सुलह कर लिया है, तो वो लोक अदालत के समक्ष आएंगे और दोनों पक्षों का दस्तखत होगा, एक अवार्ड बनेगा और डिस्पोजल हो जाएगा देन एंड देयर। उसके लिए ना तो वकील रखने की आवश्यकता है, ना उसमें अन्य कोई खर्च होता है। तो लोगों को ये बताना चाहिए और मैं आज आपके दर्शकों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी लोक अदालत लगे, आप कोशिश करिए कि वो कोई भी ऑफेंस आप लेके जाएं, वो कोर्ट खुद देखेगी या जज साहब जो लोक अदालत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहलाते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो भी बैठेंगे वो खुद बता देंगे आपको कि नहीं ये सुलहनीयवाद है अथवा नहीं है। सुलहनीयवाद नहीं होगा तो उसका निष्पादन कोर्ट में होगा, लेकिन वो अगर आप जाते हैं तो उससे हमने खुद देखा है कि सैकड़ों हजारों केसेस का डिस्पोजल हुआ है और इसमें बड़ी आपसी समझिए कि जो सौहार्द स्थापित करने का लक्ष्य है हमारा कि समाज में एक आपसी भाईचारा कायम रहे, तो इसमें बड़ी कामयाबी मिली है। तो जो लोक अदालत के फैसले हैं तुमको चैलेंज तो नहीं किया सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं चैलेंज किया जा सकता है। इसका एक बेनिफिट ये भी है, एक बार वो जो डिस्पोजल हो गया, उसका निष्पादन हो गया, तो हमेशा के लिए हो गया। वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं स्टैंड करेगा, स्टैंड करेगा हर जगह कि भाई इस केस का निष्पादन हो चुका है। तो ये थे हमारे साथ अनवर शमीम, न्यायिक सेवा के वरीय अधिकारी, और आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और आप देख रहे थे द संवाद। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। द संवाद।